कर्नाटक के वजीर देही तरक्कियात व पंचायत ईश्वरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ईश्वरप्पा के 2 साथियों के नाम भी एफआईआर में है। उडुपी में मंगल के रोज ठेकेदार संतोष पाटिल की लाश एक होटल में पाई गई थी। संतोष पाटिल ने रियासती वजीर एस ईश्वरप्पा पर हरासा करने और कमीशन मांगने का इल्जाम आयद किया था। संतोष ने मजीद ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ईश्वरप्पा ही होंगे। उधर कांग्रेस के एक वफ्द ने इस मामले पर गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की और उनसे ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालबा किया। इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए एस ईश्वरप्पा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। हिजाब तनाज़े के दौरान शिमोगा के एक कॉलेज में ईश्वरप्पा ने भगवा झंडा लहराए जाने की तायद की थी। उस वक्त ईश्वरप्पा के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने असेंबली में एहतजाज किया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, अब ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है, क्या कुछ है मजीद तफसील? जी देखिए, दीही तरक्कियाती वजीर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के.एस. ईश्वरप्पा के इस्तीफे का पुरजोर मुतालिबा किया जा रहा है। कुछ ही देर पहले ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर फाइल हो चुका है और पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। जैसा कि संतोष पाटिल जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिन्होंने सुसाइड से कबल, अपनी खुदकुशी से कबल एक डेथ नोट में ईश्वरप्पा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। ये डेथ नोट की इस सिलसिले में कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन तहकीकात जारी हैं। जैसे ही कल तकरीबन सुबह 8 या 10 बजे के दरमियान जब ये खबर फैली के ठेकेदार संतोष पाटिल ने खुदकुशी कर ली है उडुपी की एक लॉज में, तो इसके बाद रियासत की सियासत में हंगामा आराई देखने को मिल रही है। जगह जगह कांग्रेस ने एहतजाज शुरू किया। कल दोपहर से एहतजाज का सिलसिला जारी है और आज कांग्रेस के वफ्द ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है। कांग्रेस के इस वफ्द में सिद्धरामैया, अपोजिशन लीडर सिद्धरामैया, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डी.के. शिवकुमार और कई अहम लीडरान मौजूद रहे और उन्होंने ये मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि पिछले चंद दिनों पहले, यानी चंद दिनों कबल, जब हिजाब का तनाज़ा जारी था तो के.एस. ईश्वरप्पा ने भगवा झंडे की तायीद की थी। भगवा झंडे को लहराने को एक कॉलेज में सही करार दिया था। तो इसके बाद जो है ईश्वरप्पा के खिलाफ जो है कांग्रेस ने मुहिम चलाई, इस्तीफे के लिए दिन और रात असेंबली में एहतजाज किया, लेकिन कांग्रेस के इस मुतालिबे के सामने बीजेपी नहीं झुक पाई। बीजेपी हुकूमत ने कोई भी फैसला नहीं लिया। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कहीं न कहीं ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हो चुका है और ये मुतालिबा, पुरजोर मुतालिबा कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है। एसडीपीआई ने अभी कुछ ही देर पहले मंगलुरु में एहतजाज किया है और फौरी तौर पर ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालिबा किया है। जैसा कि जो इल्जाम है ईश्वरप्पा और उनके दफ्तर पर ये इल्जाम है कि 40% कमीशन मांगी गई थी। संतोष पाटिल जिसने खुदकुशी की है, उससे 40% कमीशन मांगी गई थी। ये कमीशन इसलिए मांगी गई थी कि जो उन्हें काम दिया गया था ईश्वरप्पा के डिपार्टमेंट की जानिब से, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। उन्होंने जो है अपने पैसा डालकर उस कॉन्ट्रैक्ट का काम पूरा किया। उसके बाद वो बार बार मुतालिबा करते रहे कि उन्हें जो है बिल अदा किए जाएं, उन्होंने जो काम किए हैं उसके बिल अदा किए जाएं, लेकिन बिल की अदायगी के लिए 40% कमीशन मांगने का इल्जाम सामने आया। इसके बाद जो है बताया जा रहा है कि संतोष पाटिल उडुपी गए थे। उडुपी इसलिए गए थे कि वहां वजीर आला उडुपी के दौरे पर आ रहे थे। वजीर आला बसवराज बोम्मई से मुलाकात के लिए वो उडुपी गए थे और आखिरकार उन्होंने उडुपी में जो है कल सुबह खुदकुशी की है और उसके बाद ये मामला गर्मा चुका है और हर संतोष पाटिल के भाई ने सबसे पहले इल्जाम बिल्कुल राव, अब देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस का मुतालबा किस हद तक पूरा किया जा सकता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಅದಾವ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಧಮಕಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು,
ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಫೋನ್ನಾಗದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ ರೀ, ಫೋನ್ ಪಿಕ್ಕು ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೇನು ಇದು ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ, ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ. ಸರ್ ತುಂಬ ಸಾಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಸಾಲ ಇಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಂದು 4 ಕೋಟಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. 4 ಕೋಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಲ್ರಿ, ಸಾಲ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ದಿನ ಅಂತಾರೆ? ಏನು ಬೇಸರ ಮಾಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शियोमी कंपनी के हिंदुस्तान में साबिक डायरेक्टर मनु कुमार जैन को समन जारी किया है। एजेंसी ने उन्हें बुध के रोज पूछताछ के लिए बुलाया है। स्मार्टफोन बनाने वाली ची कंपनी शियोमी पर गैर मुल्की फंडिंग, शेयर होल्डिंग, हिंदुस्तान में कंपनी के स्ट्रक्चर समेत मुश्तबा लेन देन के हवाले से पूछताछ हो सकती है। रवा साल कंपनी के खिलाफ जांच की शुरुआत हुई थी। वजारत स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से 12 अप्रैल को जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क के खुर्दा अफरात ज़र मार्च में 6.95% होकर 17 महीनों की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। फरवरी में मुल्क की खुर्दा अफरात ज़र 6.07% थी। मार्च के लिए CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अफरात ज़र का प्रिंट मुतफिका तखमीने से काफी ज्यादा है। महंगाई बढ़ी है, पर इसका मेरे हिसाब से ये महंगाई का जो सीधा तौर से पेट्रोल के प्राइसेस से इसका लिंक करके देखें तो हमें आप समझ जाएंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। अब देखिए पिछले कई महीनों से पेट्रोल के प्राइसेस ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अब क्या ही बोले, जैसे मिडिल क्लास पर्सन है वो ज़्यादा अगर वो फ्रूट्स खाने जाता है तो उसका फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा दाम है कि वो जिससे खाता नहीं है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो नींबू के प्राइस है लेमन के बेसिकली 300 क्रॉस कर चुके हैं। पर मेरे ख्याल से ये जो देश अभी जा रहा है वो मोस्टली हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे जा रहा है रादर देन ये ग्रोथ की साइड से। अगर ग्रोथ पे देखें तो महंगाई इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया इतना ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि जब इंसान कुछ खाएगा नहीं तो काम कहाँ से करेगा। जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही जैसे दाल सब्जी और ये सब चीज़ों के रेट हैं जो बेसिकली हर कोई लेता है, वो उस चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें इतने वेरिएशंस आए हैं कि हर टाइम कुछ ना कुछ होता है और ये चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। जैसे प्याज आलू ये जो बेसिक चीज़ें खाते हैं हम पहले, वो चीज़ों के रेट बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ उस वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ रेट बढ़े हैं। हाँ इकोनॉमिक क्राइसिस तो है, ऑफ कोर्स बात है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की हाँ ये चीज़ है कि जब CNG पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ों पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। अब CNG देखिए पिछले 3 महीने पहले क्या था, 45 रुपये रेट था CNG का और आज 69 रुपीज़ हो गया CNG। तो क्या जितना भी सामान आता है या तो डीजल की गाड़ियों से आता है या CNG वाली गाड़ियों से आता है, जब उनका ही किराया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली अब देखिए नींबू जो 10 रुपए के 4 मिलते थे 5 मिलते थे, आज 10 रुपए का एक भी नींबू नहीं मिल रहा, 300 रुपए किलो नींबू हो गया है। तो जो गरीब तबका है जो लोअर क्लास है उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत हो गई है। अब गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट पता नहीं किस हिसाब से कर रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। देश के लिए बेकार है जी। मार्च में जो आया डाटा आया उसमें देखा गया कि फरवरी में 6.07 था महंगाई दर, वो बढ़ के लगभग 96 के करीब हो गई है। तो आम जनता को बड़ी परेशानी तो हो ही रही है। पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी अपने दवाइयों के दाम 10% बढ़ा दिए हैं, FMCG गुड्स ने भी 10% बढ़ा दिए हैं। सैलरी हमारी कांस्टेंट ही है, बढ़ नहीं रही है, तो घर के चलाने में दिक्कत तो हो ही रही है जी। हम पहले 100 रुपये का खाना खाते थे, आज 200 रुपये। तो मेहनत करेंगे तभी 200 रुपये पे पहुँचेंगे ना, तो थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होगा। तो हमें बेसिकली ऊपर सोचना है। अगर हम डाउनफॉल सोचते रहें कि अरे हमारा तो महंगाई 200 रुपये में खाना, भाई 200 रुपये तुम खाना खाने जाओगे 500 रुपये कमाओगे तभी तो ना। तो वही गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट तुम्हें अच्छा देने के लिए थोड़ी सी अगर महंगाई हो रही है, थोड़ा ये है, तो ऐसा नहीं हम क्या करते हैं ना, हर चीज़ नेगेटिव में लेते हैं। नेगेटिव कुछ नहीं होता है, वो हमारी थिंकिंग होती है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
देखिए, महंगाई वैसे तो किसी भी परिवार के लिए, किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार हो, उसके लिए नुकसानदायक ही है। और इस पर जो शासन जो व्यवस्था जो है उसको विचार करने की सख्त आवश्यकता है। दो आयाम हैं इस मुद्दे के। एक आयाम तो यह है कि इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम चलाए जा रहे हैं, जो कि एक तरीके से अच्छी बात है, क्योंकि कोविड के कारण अर्थव्यवस्था चरमराई है, लोगों को प्रॉपर व्यवस्था। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। राज ठाकरे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मुहिम में शिद्दत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उनके तेवर सख्त और बोल जहर बुझे हैं। एमएनएस सरबराह ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की डेडलाइन दे दी है। उन्होंने रियासती हुकूमत और वजारत दाखिला को मुतनबह किया कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो मुल्क भर में मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। नई तवानाई के शनाख्त की सियासत कर रहे राज ठाकरे ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों को लाउडस्पीकर से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इबादत करनी है तो वो घर में करे, नमाज के लिए रास्ते और फुटपाथ क्यों चाहिए। राज ठाकरे का कहना है कि त्योहारों के मौके पर कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन 365 दिन वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। या मशिदींवरच्या भोंग्यांचा अख्ख्या देशाला त्रास होतोय, ह्याच्यामध्ये धार्मिक विषय कुठे आहे? तुम्हाला जो काही नमाज पडायचा आहे, तुम्हाला जी काय अजान द्यायची घरामध्ये द्या। शहरांचे रस्ते कशाला अडवताय? शहरांचे फुटपाथ कशाला अडवताय? प्रार्थना तुमची आहे, आम्हाला काय ऐकवताय? आणि जर सांगून जर समजा तुम्हाला समजत नसेल की हे भोंगे खाली उतरवा, तुम्ही आम्हाला विनाकारण त्रास देऊ नका, हे जर नीट सांगून समजत नसेल तर तुमच्या मशिदीच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा लावणार म्हणजे लावणार। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजित पवार ने राज ठाकरे की धमकी को ज्यादा अहमियत नहीं दिए जाने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा है कि सही वक्त पर राज ठाकरे के तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। महत्व देऊ नका। माझ्या दृष्टीने आज धनंजयची तब्येत ही जास्त महत्वाची आहे। माझा सहकारी आता तिथं ऍडमिट आहे, त्याला भेटायला आलेलो आहे। दुसऱ्याही प्रश्नाची उत्तरं मी योग्य वेळी देईल, त्याबद्दल काळजी करू नका। माझ्याकडे प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय रावत के मुताबिक राज ठाकरे को बीजेपी ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बोलने के लिए खुली छूट दे रखी है। रावत ने राज ठाकरे को उसी दिए से ताबीर किया जिसकी लो बुझने से पहले बड़ी हो जाती है। बीजेपी ने उनको छूट दी है, अभय दिया है, उसके बाद ये भोंगा शुरू हुआ। 1.5 साल तक इस पार्टी का भोंगा बंद था और हिंदुत्व के बारे में हमें कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व शिवसेना के खून में है, रगों रगों में बहता है। और जब भी हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है तो बीजेपी और ये बीजेपी के नए भोंगे सामने नहीं थे, हम थे। बालासाहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे और पूरी शिवसेना हिंदुत्व के लिए संघर्ष करती आई, लड़ती आई। हमारी जानें हमारे लोगों की चली गई। तो ये कल की बात छोड़ दीजिए, रात गई बात गई। हमने कल कहा ना, जब दिया बुझता है तो बड़ा हो जाता है, बुझने से यही है। बीजेपी लीडर नीतीश राणे ने लाउडस्पीकर में अजान के मामले पर राज ठाकरे को आईना दिखाया। नीतीश राणे के मुताबिक लाउडस्पीकर का इशू बीजेपी ही उठाती आई है और राज ठाकरे अब इस मामले को उठा रहे हैं। स्पीकर का जो विषय है वो भारतीय जनता पक्ष ने अलग अलग माध्यम से, हमारे प्रसाद लाड हो, हमारे प्रवीण दरेकर जी हो, हमारे मोहित खंबोज हो, ये सब लोग ने अलग अलग तरीके से लाउडस्पीकर का विषय लिया है। वो विषय एमएनएस को भी पसंद आया, इसलिए एमएनएस भी अभी हमारे पीछे वो विषय लेके आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को अभी भारतीय जनता पक्ष की भूमिका पसंद आने लगी है
अभी वो कितना देर तक पसंद आती है वो सवाल उनको पूछना चाहिए। उस पर निशाना तो बीजेपी पर साधा जा रहा है ना कि स्क्रिप्ट राइटर वो है और पीएमसी के मद्देनजर हम हमारे स्क्रिप्ट राइटर है और हम ही उसके कलाकार है। मध्य प्रदेश के खिरगोन में रामनवमी पर हुए तशद्दुद को लेकर पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई है। अपोजिशन इसको लेकर हुकूमत को घेर रही है तो बीजेपी इसे अपोजिशन की साजिश करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह उसी तरह की पेशरफ्त में एमपी पुलिस की लपेट में आ गए हैं। भोपाल की क्राइम ब्रांच ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार की तस्वीर खिरगोन की तस्वीर के तौर पर ट्वीट करने पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम आयद किया है। वहीं बीजेपी ने साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह के ट्वीट को बैनुल अक़वामी साजिश करार देते हुए जांच का मुतालबा किया। शिवराज सिंह हुकूमत के वजीर विश्वास सारंग ने भी ट्विटर के सीईओ प्रयाग अग्रवाल को एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को बंद करने की अपील की। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरकावाराना तशद्दुद और इसके बाद हुकूमत व इंतजामिया की तरफ से मुलजमीन के मकानों और दुकानों को इन्हदाम पर जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने मरकजी वजीर दाखिला को खत लिखा है। मौलाना मदनी ने अमित शाह को खत लिखकर मुतवज्जा किया कि वो ऐसे बेकाबू हो रहे हालात पर कदगन लगाए और मुल्क को अनारकी की राह पर लगातार चलने से रोके। उन्होंने खासतौर पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सानहा पर रोशनी डालते हुए लिखा कि यहां अक़लियती तबके को काफी नुकसान उठाना पड़ा। समाजी दुश्मन अनासिर की जानिब से मुतादिद घरों और मजहबी मकामात को नजर आतिश किया गया और लूटमार की गई। ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि तशद्दुद के फैलने के बाद अब मकामी इंतजामिया अक़लियतों को हरासा कर रही है। निशानदही करके मुसलमानों की इमलाक और उनकी रिहाइश गाहों को मिसमार किया जा रहा है। राजस्थान के करौली में जिंदगी खुनूस पूरी तरह पटरी पर नहीं लौट आई है। करौली में कर्फ्यू अब भी नाफिज है, लेकिन इंतजामिया की जानिब से रोज उसमें कुछ घंटों की ढील दी जा रही है। आज कर्फ्यू में 4 घंटों की ढील दी गई। दुकानें और बाजार सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। इसी बीच बीजेपी के रियासती सदर सतीश पुनिया और तेजस्वी सूर्या आज करौली का दौरा करेंगे। वो मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। जोगिनपुरा से करौली तक निहाई यात्रा भी निकाली जाएगी। तशद्दुद की तहकीक करने के लिए महकमे दाखिला की टीम 18 अप्रैल को करौली का दौरा करेगी। टीम 20 अप्रैल तक वहां रहेगी।